हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मास्टर सचिन गुप्ता फ्रॉम KHR इंटर कॉलेज। आज एक बार फिर आप लोगों के सामने फिजिक्स कक्षा 10 का एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। और टॉपिक का नाम, जैसा आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, कि गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन का एक जो फॉर्मूला है m बराबर I/O, ये सिद्ध करना है हम लोगों को, अर्थात लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण। दर्पण कोई सा भी हो, गोलीय होना चाहिए, अर्थात या तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। अब इसकी परिभाषा मैंने, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने लिख दिया पहले ही। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? क्योंकि वस्तु जब हम आगे पीछे करते हैं दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब भी आगे पीछे होता है, प्रतिबिंब की स्थिति बदलती रहती है, तो इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, उसको कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात I और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं, अर्थात इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा है। मैंने सूत्र लिख दिया, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई O, और शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया m बराबर I/O। अब ये फॉर्मूला आपका कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेखीय आवर्धन का प्रूफ करना, इसको उसका वेरिफिकेशन करना कि ठीक है गलत है। अब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक दर्पण है। इस दर्पण का नाम क्या है? कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। और एक दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कई बार पहले बता चुका हूँ, बच्चे की एक बार रिक्वायरमेंट में आई थी, बच्चे ने पूछा था कि हम दर्पण की साइड बदल देंगे लेकिन पॉलिश करेंगे सीधे हाथ में। जो उभरा हुआ तल, जिससे परावर्तक तल होता है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उभरे हुए तल पे जब हम अपना चित्र देखते हैं, अपना फोटो देखते हैं, तो उभरा हुआ तल की तरफ से देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। और जब गहरे परावर्तक तल, जब हमारा परावर्तक तल गहरा हो, उभरे भाग की तरफ पॉलिश भी हो, तो क्या बोलते हैं? इसको अवतल दर्पण। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार बच्चे इस टॉपिक पर गड़बड़ करते हैं। अवतल दर्पण क्या, कौन सा होता है, और उत्तल दर्पण कौन सा होता है, और समतल दर्पण आप लोग घर में यूज करते ही। चलो, अब ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। एक वस्तु रखी है कोई O डैश अनंत, और रख तो कहीं सकता है, लेकिन हमें चित्र लेकर चलना है, कुछ ना कुछ तो मान चलना पड़ेगा। हमने अनंत और C के बीच में वस्तु रखी, प्रतिबिंब बनाएंगे, वही दो नियम लगाएंगे। कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पास मुख्य फोकस से निकलती है, ठीक है। और दूसरी किरण मुख्य फोकस में हो जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दो रूल लगे। एक तीसरा रूल भी है इसके अंदर, कि जो C में हो जाती है वो अपने मार्ग से वापस लेते हैं, लेकिन इसमें फोकस वाले ही दोनों रूल लगे। ये आपका चित्र तैयार है। अब इसको हमें प्रूफ करना है। दर्पण से वस्तु की दूरी को कहते हैं हमेशा U कहते हैं। पहले बता चुका हूं आपको, दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? U कहते हैं। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं हम V, स्मॉल v और स्मॉल। अब यहां से हम इसकी उत्पत्ति करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब आप देखेंगे कि हम इसमें अपनी तरफ से एक रचना करेंगे, अर्थात कंस्ट्रक्शन करेंगे। वस्तु के शीर्ष से एक किरण जाएगी और वो P पर जाता है। टकराने के बाद परावर्तन के नियम के अनुसार वो वापस लौट जाएगी, ऐसे गई और ऐसे वापस, क्योंकि आपका दर्पण में पड़ा है। दर्पण को मान लीजिए, एक किरण ऐसे आई
छोटा ब्रैकेट ऐसे वापस चलिए, वही काम हमने सीख लिया, कोई दिक्कत। अब यहां पर हमें और यहां से आकर किधर को कहते हैं फोकस। अब हमें ध्यान रखना है केवल इसमें दो चित्र हैं इसके अंदर, एक ये ध्यान रखना बच्चों, ओ डैश से लेकर पी, ओ डैश पी। मैं अलग से बना देता हूं चित्र को जिससे कि आप आराम से देख पाए। उसमें से निकाल कर मैंने अलग चित्र बना लिया जिससे कि आप आसानी से समझ पाए। और एक है हमारा आई डैश, शायद समझ आ गया होगा। चित्र मैंने लिया है, ये भी बड़े चित्र में डॉट डॉट करके दिखाया गया है, तो मैं इसको डॉट डॉट करके ही बना। क्लियर क्वेश्चन। यहां से आकर की दूरी को v, वस्तु की दूरी को u और प्रतिबिंब की दूरी को v। क्लियर है, क्लियर है। तो अब हमने एक मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल पढ़ा है। अब पहले इनके नाम लिखता हूं, इसका नाम लिखता हूं 1, इसका नाम लिखता हूं 2, इस एंगल का नाम लिखता हूं 3, 1 2 एंड इसका नाम लिखता हूं 4, इसका नाम लिखता हूं 5, इसका नाम लिखता हूं 6। शायद चमक रहे हो 1 2 3 4 5 6 वैसे तो हम नाम लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 5 ज्यादा आसान। अब त्रिभुज ओ डैश पी व त्रिभुज आई डैश पी में, दो त्रिभुज हमारे सामने हैं, इन दोनों के द्वारा ये पुरुष फॉर्मूला से एंगल 1 बराबर एंगल 4 के, एंगल 1 बराबर एंगल 4। हम इसको ऐसे लिखते हैं ओ डैश पी, ऐसे लिखते हैं एंगल ओ डैश पी बराबर एंगल पी आई डैश ऐसे। क्लियर है। ये दोनों बराबर क्यों होंगे बराबर? ये क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, समकोण। क्लियर। अब एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 5। ये क्यों बराबर है? क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई बराबर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई सही परावर्तन के नियम के नियम से तो जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो एंगल आपस में बराबर है तो जाहिर सी बात है कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक अपने आप बराबर, इसलिए एंगल 6 बराबर एंगल 2 या एंगल 2 बराबर एंगल 6, क्योंकि ये तीसरा एंगल है। तीसरा अर्थात ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए? त्रिभुज ओ डैश पी व त्रिभुज आई डैश पी समकोणिक है। इनको समकोणिक, और जो त्रिभुज समकोणिक होते हैं वे समरूप भी होते हैं। क्लियर बात? अर्थात इसका रूप और इसका रूप बिल्कुल सम है। और समरूप त्रिभुज के अंदर एक गुण होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। बड़े वाले त्रिभुज की बड़ी भी भुजा ली तो छोटे की बड़ी भुजा, अर्थात क्या होगा? ओ आई डैश पहले लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे ओ डैश बराबर छोटे की हमने पहले ये वाली तो बड़े वाले की भी यही, फिर छोटे की बड़ी भुजा लो आई पी तो बड़े की भी बड़ी भुजा लो ओ पी बराबर तीसरी भुजा छोटे वाले की होगी कर्ण हो जाएगी आई डैश पी बटे ओ डैश पी। क्लियर? लेकिन इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं, तीनों बराबर है तो उसको तो इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। इसको तो
तो ये बराबर होगी, तो इसका मतलब आई आई डैश को क्या कहेंगे, अर्थात आई भी कह सकते हैं आई बटे ओ बराबर आई बी। आई बी को क्या बोलते हैं, आई बी। आई बी ये क्या है, प्रतिबिंब की पी से दूरी, इसको क्या कहते हैं, वी कहते हैं, वी बटे और पोल से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू। क्लियर है। और प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को एम भी कहते हैं, इसी को हम एम कहते हैं। क्लियर बात। अब लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात रह गई जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान रखना है कि चिन्ह कहाँ लगना है, कौन सा लगना है, प्लस का लगना है या माइनस का। अब आई है, आई आई डैश अर्थात आई आई डैश, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है तो कैसी होगी, नेगेटिव। अर्थात m बराबर आई माइनस बटे ओ, ये वस्तु की दूरी ये ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनी हुई है तो ये प्लस की होगी। क्लियर है। बराबर v ध्रुव से वस्तु की दूरी, क्योंकि ये हम ध्रुव से जब उल्टे हाथ की तरफ दूरी नापते हैं, इस सारी कैसी होती है, माइनस की होती है। अर्थात u भी हमारी माइनस की है और v भी हमारा माइनस का है, क्योंकि v भी हमारे उल्टे हाथ की तरफ बना हुआ है। तो माइनस v बटे माइनस u, माइनस से माइनस कट गया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, m बराबर माइनस आई बटे o बराबर v बटे u। या इसको सिंपली जो लिखते हैं अधिकतर माइनस की गुना कर दो दोनों साइड में, बात एक ही है, m बराबर v आई बटे o बराबर माइनस v बटे u। ये आपका फॉर्मूला है, m बराबर आई बटे o, यहाँ पर सिद्ध हो गया। लेकिन m बटे o आई बटे o बराबर माइनस v बटे u के भी होता है। तो ये संपूर्ण फॉर्मूला आप लोगों के समक्ष है, m बराबर आई बटे o बराबर माइनस v बटे u। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूले का बहुत अधिक यूज होता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आप लोग समझें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पुनः कॉल करके या वीडियो को बार बार रिपीट करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि समय कम से कम लगे, आपको डायरेक्ट बोर्ड पर एकदम समझ में आ जाए कि हाँ क्या है। तो आपके समझ में आया, लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखावर्तन m कहते हैं। और क्योंकि समरूप त्रिभुज जो मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, समरूप समकोणिक त्रिभुज अर्थात समरूप त्रिभुज जिनका रूप एक जैसा है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। ये फॉर्मूला लगने के बाद ये आपका फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। दैट्स ऑल बच्चों, आज इतना ही। कल फिर नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।